नाना साहेब पेशवा स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने डटा रहा, जिसने कानपुर की धरती को स्वतंत्रता की जंग का केंद्र बना दिया और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। क्या वो बाघ के हमले में मारा गया, मलेरिया की चपेट में आया, या फिर एक संत बनकर 1906 तक जीवित रहा, गुप्त रूप से स्वतंत्रता की आग को जलाए रखते हुए? यह रहस्य आज भी इतिहास की किताबों में अनसुलझा है, और यही रहस्य नाना साहेब पेशवा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे रोमांचक नायक बनाता है। 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, की कहानी नाना साहेब के बिना अधूरी है। वे न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि एक रणनीतिकार, एक विद्रोही और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को उनकी ही जमीन पर चुनौती दी। आइए इस महानायक की जीवन गाथा में डूबते हैं, एक ऐसी कहानी जो साहस, धोखे, युद्ध और रहस्य से भरी है। हम शुरू से अंत तक आपको बांधे रखेंगे, कुछ अनसुने तथ्यों के साथ जो आपको चौंका देंगे। प्रारंभिक जीवन, एक दत्तक पुत्र की उथल पुथल भरी शुरुआत। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेणु गांव यानी कर्जत के पास हुआ था। उनका मूल नाम धोंडू पंत था और वे माधवराव नारायण भट्ट यानी नारायण भट्ट तथा गंगाबाई के पुत्र थे। रोचक बात यह है कि उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे, जो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद बाजीराव द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था और वे कानपुर के निकट बिठूर में रह रहे थे। बाजीराव के कोई जैविक पुत्र नहीं थे, इसलिए 1827 में उन्होंने धोंडू पंत को गोद ले लिया और उन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि गोद लेने की यह प्रथा ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा विवाद बनी? लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत गोद लिए पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, जो बाद में नाना साहेब के विद्रोह का मुख्य कारण बना। नाना साहेब की शिक्षा दीक्षा शाही अंदाज में हुई। उन्हें हाथी घोड़े की सवारी, तलवारबाजी, बंदूक चलाना और कई भाषाओं का ज्ञान दिया गया। वे संस्कृत के विद्वान थे और गहरा धार्मिक स्वभाव रखते थे। उनके बचपन के साथी थे तात्या टोपे, जो उनके तलवारबाजी के गुरु थे, अजीमुल्ला खान, जो बाद में उनके सचिव बने, और मणिकर्णिका तांबे, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। एक असामान्य तथ्य, नाना साहेब ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शानदार पार्टियां आयोजित करते थे और अंग्रेज उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे बिठूर के महल में रहते थे, जो एक भव्य इमारत थी। आज वो नाना राव पार्क के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों नहीं चली। 28 जनवरी 1851 को बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब ने उनका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हें पेशवा की उपाधि और पेंशन देने से इनकार कर दिया। ये इनकार नाना साहेब के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। नाना साहेब की 3 पत्नियां थीं, सरजाबाई, काशीबाई और कृष्णाबाई, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन उतना चर्चित नहीं जितना उनका राजनीतिक जीवन। ब्रिटिशों के इनकार के बाद उन्होंने संपत्ति और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और सभी उपाधियां धारण की। कानपुर के कलेक्टर ने पेंशन अस्वीकार की और लॉर्ड डलहौजी ने भी मना कर दिया। नाना साहेब ने अजीमुल्ला खान को अपना वकील बनाकर रानी विक्टोरिया तक अपील की, लेकिन सब व्यर्थ। अजीमुल्ला ने फ्रांस, इटली और रूस की यात्रा की, जहां से उन्होंने यूरोपीय स्वतंत्रता आंदोलनों की जानकारी लाई। एक रोचक तथ्य, अजीमुल्ला की यह यात्रा नाना साहेब को अंग्रेजों की कमजोरियों का बोध कराती है और यही विद्रोह की रणनीति का आधार बनी। इस असफलता से नाना साहब गहराई से आहत हुए और उन्होंने तीर्थयात्रा शुरू की, जो वास्तव में विद्रोह की तैयारी थी। वे कालपी, दिल्ली और लखनऊ गए, जहां उन्होंने कुंवर सिंह जैसे नेताओं से मिलकर क्रांति की योजना बनाई। ब्रिटिशों से संबंध, दोस्ती से दुश्मनी तक। नाना साहब के ब्रिटिशों से संबंध शुरू में मधुर थे। वे अंग्रेज अधिकारियों को अपने महल में आमंत्रित करते, शानदार भोज देते। 1857 से पहले ब्रिटिश प्रशासक उन्हें उच्च सम्मान देते थे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने सब बदल दिया। बाजीराव की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन 8 लाख रुपए सालाना और कर मुक्त भूमि अस्वीकार कर दी। नाना साहब ने जॉन लैंग जैसे बैरिस्टर से अपील की, लेकिन असफल रहे। अजीमुल्ला को लंदन भेजा गया, जहां उन्होंने ब्रिटिश संसद में याचिका दी, लेकिन रानी विक्टोरिया ने अस्वीकार कर दिया। एक असामान्य तथ्य, नाना साहब ने विद्रोह से पहले ब्रिटिशों को सहायता की पेशकश की थी,
जब मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, उन्होंने जनरल ह्यू व्हीलर को 1500 सैनिक देने का वादा किया और खजाने की रक्षा की। लेकिन 4 जून 1857 को कानपुर में सिपाहियों के विद्रोह ने सब बदल दिया। नाना साहेब ने विद्रोहियों का साथ दिया और कानपुर का खजाना कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली जाने वाले विद्रोहियों को रोका, डबल वेतन और सोना देकर अपनी सेना में शामिल किया। क्या आप जानते हैं कि नाना साहेब की सेना 12,000 से 15,000 तक पहुंच गई थी? उन्होंने ज्वाला प्रसाद को ब्रिगेडियर, अपने भाई बाबा भट्ट को कानपुर का जज और अजीमुल्ला को कलेक्टर बनाया। ये मराठा संघ की बहाली का प्रयास था। 1857 का विद्रोह कानपुर की जंग का केंद्र बना। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर में चरम पर पहुंचा। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह कानपुर पहुंचा, जहां ब्रिटिश गैरिसन में 900 यूरोपियन, यूरेशियन और भारतीय थे। जनरल व्हीलर ने नाना साहेब पर भरोसा किया, लेकिन 5 जून को नाना ने हमले की चेतावनी दी। 6 जून से घेराबंदी शुरू हुई। विद्रोही सेनाओं ने बड़े कैलिबर की तोपों से हमला किया। एक रोचक तथ्य, 7 जून को नाना साहेब के बड़े पुत्र बानराव की मौत हो गई, जो उन्हें और उग्र बना दिया। घेराबंदी 3 सप्ताह चली। ब्रिटिशों को पानी और भोजन की कमी हुई, कई सूर्याघात से मरे। 23 जून को प्लासी की लड़ाई की 100वीं वर्षगांठ पर बड़ा हमला हुआ, लेकिन ब्रिटिशों ने ग्रेप शॉट से बचाव किया। व्हीलर के पुत्र गॉर्डन की मौत हुई। 25 जून को ब्रिटिशों ने सरेंडर किया, शांति समझौता हुआ। नाना साहेब ने उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए नावें दी, लेकिन 27 जून को सती चौरा घाट पर नरसंहार हुआ। नावें कीचड़ में फंसी थीं और विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। विवाद है कि क्या नाना साहेब ने आदेश दिया या ये अराजकता थी। तांत्या टोपे को इसका जिम्मेदार माना जाता है। अधिकांश पुरुष मारे गए, 120 महिलाएं और बच्चे कैद हुए। 1 जुलाई को नाना साहेब ने पेशवा उपाधि धारण की, 21 तोपों की सलामी दी। कैदियों को बीबी घर में रखा गया, जहां हैजा से 36 मरे। 15 जुलाई को ब्रिटिश सेनाओं के आने पर नरसंहार हुआ। सिपाहियों ने इनकार किया तो कसाईयों ने महिलाओं और बच्चों को मार डाला और शवों को कुएं में फेंका। यह घटना ब्रिटिशों को उग्र बना दिया। हेनरी हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा किया। नाना साहेब बिठूर भागे। 19 जुलाई को ब्रिटिशों ने महल कब्जा किया, जहां नाना की चांदी जड़ी तलवार मिली, जो 1992 में नीलाम हुई। नाना साहेब ने फतेहपुर, औंग और पांडू नदी पर लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हार गए। वे लखनऊ, फिर रुहेलखंड गए, जहां खान बहादुर खां को सहयोग दिया। बरेली की हार के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक असामान्य तथ्य, उनके भाई बाबा भट्टा ने गौ हत्या पर मुस्लिम कसाईयों के हाथ कटवा दिए, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर गया, लेकिन अजीमुल्ला ने शांत किया। कानपुर की घटनाएं, नरसंहार और विवाद। कानपुर की घटनाएं 1857 के विद्रोह का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। सती चौरा घाट पर हमला, जहां नावों में आग लगी और गोलीबारी हुई, नाना साहिब को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन प्रमाण कम है। 2 महिलाएं घास में छिपकर बच निकली। बिब्बीघर नरसंहार में 200 कैदी मारे गए। ब्रिटिशों ने बदला लिया, कैदियों को रक्त साफ करने पर मजबूर किया। नाना साहेब ने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, खुद को निर्दोष बताया। एक रोचक तथ्य, घेराबंदी के दौरान एक मुगल युग का भूमिगत कक्ष मिला, जो दोनों पक्षों को अज्ञात था। तात्या टोपे ने नवंबर 1857 में कानपुर पर दूसरा हमला किया। घायल ब्रिटिशों को बरगद के पेड़ पर लटकाया, लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल ने वापस कब्जा कर लिया। नाना के महल को जला दिया गया। गायब होने का रहस्य, मौत या नया जीवन। विद्रोह दबने के बाद नाना साहिब गायब हो गए। ब्रिटिशों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा। वे बुंदेलखंड, शाहजहांपुर से भागते रहे। दिसंबर 1858 में भाई बाला के साथ नेपाल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने शरण दी। आधिकारिक रूप से उनकी मौत 24 सितंबर 1859 को मलेरिया या बाघ के हमले से बताई जाती है, लेकिन रहस्य गहरा है। एक असामान्य तथ्य, भूटानवासी मानते हैं कि नाना साहिब 1859 के बाद कम से कम 6 साल उनके देश में रहे। एक अन्य कहानी, वे गुजरात के सीहोर में योगेंद्र दयानंद महाराज बनकर 1903 तक जीवित रहे, जहां उनके पत्र और डायरी मिली। एक किताब के अनुसार वे नैमिषारण्य में 1860 से 1906 तक संत ब्रह्म चैतन्य गोंडवालेकर महाराज के संरक्षण में रहे, जहां उन्होंने आंतरिक युद्ध पर ध्यान दिया।
1888 तक उनकी दृष्टि की अफवाहें चली, यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल में भी। उनके भतीजे राव साहेब को 1862 में फांसी दी गई। अजीमुल्ला एक अंग्रेज महिला के साथ इस्तांबुल भाग गए, जहां बुढ़ापे में मारे गए। विरासत स्वतंत्रता का प्रतीक। नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक कहा जाता है। उनके नेतृत्व ने लाखों को प्रेरित किया। आज बिठूर का शनिवार वाड़ा उनका स्मारक है और कानपुर में नाना राव पार्क। 1947 के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया। एक रोचक तथ्य, उनकी तलवार 1992 में नीलाम हुई, लेकिन अब गायब है। नाना साहिब की कहानी साहस की है, एक ऐसे व्यक्ति की जो हार नहीं माना। उनका रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वे सच में मर गए या कहीं छिपकर स्वतंत्रता की जंग लड़ते रहे? ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि नायक कभी मरते नहीं।